जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडेड ब्रेन्स में। आज हम सिविक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है समझने के लिए। इस चैप्टर में आपको पावर शेयरिंग के बारे में बताया गया कि पावर शेयरिंग क्या होती है। इसके लिए आपको दो कंट्रीज़ के एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, बेल्जियम और श्रीलंका के। इसमें बताया गया कैसे कैसे दोनों कंट्रीज़ ने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से पावर शेयरिंग करी और उसके बाद उनके कंट्री में क्या हुआ। लास्ट में आपको दो रीजंस बताए गए पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग भी बताई गई हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यही इसमें पहले स्लाइड में जो बताया है मैंने। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं दोनों कंट्रीज़ के बारे में। जो बेल्जियम है वो स्मॉल कंट्री है यूरोप की। इसके बॉर्डर्स 3 कंट्री से लगते हैं, नीदरलैंड्स, फ्रांस और जर्मनी। इसमें 59% लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज की इस्तेमाल करते हैं। जो अलग 40% लोग हैं वो वलोनिया रीजन में रहते हैं और स्पीक फ्रेंच को करते हैं। जो रिमेनिंग 1% लोग हैं वो बेल्जियन से और जर्मनी लैंग्वेज को स्पीक करते हैं। ये जो 5 पॉइंट थे वो सबसे पहले आपको पूरी कंट्री के बेल्जियम के बारे में बता रहे हैं। चलिए अब चलते हैं। इसकी कैपिटल सिटी ब्रसल्स, जो कि 6 पॉइंट बताया गया है कि इसमें 80% जो पीपल हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, वाइल 20% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग पीपल हैं। जो माइनॉरिटी है फ्रेंच, देखिए इसमें यहाँ पे कितना कैसे फंसता है ये कि जो लोग थर्ड पॉइंट में देखिए, जो लोग 59% लोग जो मेजॉरिटी में है वो कैपिटल में सिर्फ 20% है, यानी कि माइनॉरिटी में है। वहीं अगर देखा जाए जो लोग पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में है 40% फ्रेंच वाले, वही जो उसकी कैपिटल सिटी ब्रसल्स है वहाँ पर यही लोग मेजॉरिटी में जो कि 80% लोग हैं। अब देखते क्या होता है इस कंट्री में कि और इसमें जो माइनॉरिटी फ्रेंच वाले लोग हैं वो रिच और पावरफुल भी हैं और जस्ट की कम्युनिटी को बहुत सी बेनिफिट्स और बहुत ही लास्ट में मिलता है। इसकी वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन्स आ जाती हैं और फिर आगे बढ़ते अभी थोड़ी देर में बढ़ेंगे उसके बाद क्या होता है। चलिए अब श्रीलंका के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि श्रीलंका साउथ एशिया में पड़ने वाला एक छोटा सा नेशन है और इसकी पॉपुलेशन बहुत ही डाइवर्स है। इसमें जो सिनाला है वो 74% है और 18% तमिल स्पीकर्स हैं। तमिल स्पीच 2 सब ग्रुप्स हैं, जो कि एक है श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे हैं इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स हैं, उनके 4 फादर्स प्लांटेशन वर्कर्स की वजह से श्रीलंका में आ गए थे, इसलिए वो लोग वहाँ पे रुक गए थे आके। तो इससे पता चलता है कि 74% हमारे सिनाला है, 80% तमिल है और 80% तमिल में हमारे 13%, मैं आपको बता दूं 13% में श्रीलंकन तमिल्स हैं और 5% हमारे इंडियन तमिल्स हैं। अब चलिए श्रीलंका में सबसे पहले पॉलिसी को जो अपनाएगा उसे कहते हैं मेजॉरिटिज्म। इसमें मतलब ये कहा गया है कि जो काम भी होगा वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो करना चाहेगी, जो मेजॉरिटी ग्रुप करेगी वही होगा। तो श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट कंट्री बन के आती है और सिनाला के जो लीडर्स हैं सिनाला कम्युनिटी के वो अब गवर्नमेंट के ऊपर अपना डोमिनेंस करते हैं। 1956 में एक एक्ट भी पास होता है जिसकी वजह से सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है और तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है जिसमें बुद्धिज़्म को वहाँ का स्टेट रिलीजन भी यूज़ किया जाता है। ये सब आने की वजह से श्रीलंकन तमिल्स को लगता है कि उनके सारे राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। इसकी वजह से दोनों कम्युनिटी में बहुत टेंशन्स आ जाती हैं। श्रीलंकन तमिल्स पार्टी और स्ट्रगल्स भी निकालती है कि जिससे उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिलें। इनकी वजह से दोनों कंट्री के बीच में सिविल वॉर इसकी वजह से दोनों कम्युनिटी में सिविल वॉर हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिविल वॉर हो जाना। सिविल वॉर हो जाती है जो 2009 में ख़त्म होती है। इसमें मैं पॉइंट रह गया, तो 2009 में सिविल वॉर ख़त्म होती है, आपकी NCERT में दिया गया है। द सिविल वॉर इसकी वजह से बहुत ही इफ़ेक्ट करती है, पूरी श्रीलंकन कंट्री बहुत इफेक्ट होती है। इससे सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक लाइफ लोगों की बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है इस सिविल वॉर की वजह से। इसके बाद आता है बेल्जियम में क्या हुआ। बेल्जियम में जैसे हम लोग पढ़ा था कि दोनों कम्युनिटी अलग अलग कितना बड़ा टेंशन था। कैपिटल सिटी में तो और भी बड़ा टेंशन, जो कम्युनिटी कहीं माइनॉरिटी में कहीं मेजॉरिटी में, उसके देखते हुए 1970 और 1993 में 4 बार अमेंडमेंट होता है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके कुछ उसे बेल्जियन मॉडल भी कहे जाते हैं, उसके कुछ ये पॉइंट्स देख लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें दोनों कम्युनिटी के मिनिस्टर्स फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग इक्वल होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है
और जो ब्रसल्स है जो उसमें वहाँ पे एक स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है जहाँ पे भी दोनों कम्युनिटी यानी फ्रेंच और डच के इक्वल मिनिस्टर्स होते हैं। एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट और आती है, उसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये क्योंकि ये लोगों की कम्युनिटी उनके ये डिसीजन लेती थी रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन राइट्स। तो इससे पता चलता है श्रीलंकन शोज इससे पता चलता है कि कैसे श्रीलंका में कैसे श्रीलंकन के लीडर्स ने वहाँ की कंडीशन को सही से नहीं समझ पाया और मेजॉरिटिज़म फॉलो किया, जिसकी वजह से वहाँ कैसी टेंशन हुई। उसी तरफ दूसरी तरफ जहाँ बेल्जियम के लोगों ने उनको समझा, बेल्जियन मॉडल तैयार किया और वहाँ पे किसी भी तरीके कोई भी दोनों कम्युनिटी के बीच टेंशन नहीं हुई। तो अब चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है वाइज पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, एनसीआर पेपर में आ सकता है। कि इससे हम लोग 2 रीजंस निकाल सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों यूज़फुल है। इससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं होता है। और सेकंड डीपर रीज़न है कि ये गुड है डेमोक्रेसी के लिए, ये वेरी स्प्लिट है डेमोक्रेसी की। पहले रीज़न को हम लोग प्रूडेंशियल रीज़न कहते हैं और सेकंड रीज़न को हम लोग मोरल रीज़न भी कहते हैं। प्रूडेंशियल रीज़न स्ट्रेस करती है कि पावर शेयरिंग अच्छे आउटकम्स लाएगी और मोरल रीज़न बताती है कि पावर शेयरिंग वैल्यूएबल है। ये 5 पॉइंट मैंने आपको इसमें बताए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ते हैं कि जो idea power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power। पावर शेयरिंग का आइडिया पॉलिटिकल पावर जो डिवाइड नहीं थी तब उसको देखते हुए आया है। इससे बहुत दिनों से इट फॉर ए लॉन्ग टाइम टू पावर गवर्नमेंट वन ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड। पहले माना जाता था कि एक ही के हाथ में सब पावर हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिक में सारी सोसाइटी को इक्वल राइट्स और सबको बराबर सबकी वन बेस पॉलिटिकल पावर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सब डाइवर्स ग्रुप के लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है और सबकी अपनी अपनी वॉइस है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी डिस्ट्रीब्यूट मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। कुछ अरेंजमेंट देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे पावर शेयरिंग शेयर होती है। सबसे पहली है लेजिस्लेचर वाली, इसे कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर शेयर होती है, क्योंकि यहाँ पे तीनों फॉर्म्स ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट वो इक्वल होती हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि लेजिस्लेचर और ये सब एक दूसरे के पावर्स को भी चेक कर सकते हैं, उसे चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। उसके बाद है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि लोअर लेवल टू हायर लेवल टू लोअर, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद हमारी आती है, अब तो नई भी आ गई है, इसे कहते हैं जो कि हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ और हमारी सबसे नीचे पंचायती राज सिस्टम होता है। पावर सोशल ग्रुप्स और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में भी होती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था, जो कि बेल्जियम में बनी थी। पावर शेयरिंग को वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में भी शेयर किया जाता है। इसके बारे में और अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप अपनी एक बार प्लीज़ इस चैप्टर के बाद अपनी एनसीईआरटी बुक को प्लीज़ खोल लें, क्योंकि मैंने वीडियो में जो टॉपिक कवर हो सकते थे वो बताया। कुछ और भी डिटेल पॉइंट्स होते हैं जो आपको सिर्फ आपकी एनसीईआरटी बुक से क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर में इतना ही था। Thank you everyone. Don't forget to subscribe the channel, also to like this video, share the video, and also share to it your friends so that they can all understand this chapter very easily. Thank you.